हेलो एंड वेलकम टू सोअल आईएएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ये पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 1 का सेकंड सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 1 में हमने वेस्टर्न आइडियोलॉजी के वेस्टर्न थिंकर की बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले प्लेटो को डिस्कस किया, फिर प्लेटो के सारे लेक्चर्स को डिस्कस किया है। अब हमने एक नया सेक्शन पेपर 2 उठाया, वहां से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम बैलेंस करके चलेंगे पेपर 1 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को। ठीक है, ये बेसिकली पार्ट 2 जो बी ऑनर्स में है, पार्ट 2 उनके लिए भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट का पहला पार्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे आने वाले समय में। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसके पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया भी था, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ कि बेसिकली अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, जिसमें हम कंस्टिट्यूशन से लेकर के मास सत्याग्रह, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर कुछ मिलिटेंट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पीजेंट और वर्कर्स मूवमेंट है वो पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 होगा हमारा इंडियन नेशनलिज्म में, और ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस में आपके वीडियो आएंगे, जैसे ये पहला सेक्शन है। ठीक है, तो अभी आने वाले 5-6 वीडियोस में हमने इसको डिस्कस करना है, इन्हें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग पर्सपेक्टिव में आएंगे, जिसमें हम लोग लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट और रेडिकल ह्यूमनिस्ट एंड दलित पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की कि हमारे जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या रहे हैं, तो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि 2 ही मेथड हो सकते हैं। पहला, या तो वो तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होगा, ठीक है, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जब लेट 19 के आसपास जब आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उसमें सबसे पहले अर्ली नेशनलिस्ट उसको कहते थे, मॉडरेट्स कहते थे। तो मॉडरेट्स काफी लिबरल थे, तो वो कौन सा अप्रोच अपनाएंगे पता है आपको, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अगले 1 डिकेड के बाद जो है ना, एक्सट्रीमिस्ट का राइज हुआ, और वो बेसिकली इसमें बिलीव नहीं करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में बिलीव नहीं करते थे, वो वायलेंट मेथड में बिलीव करते थे कि हम उखाड़ फेंक देंगे ब्रिटिशर्स को। लेकिन जो मॉडरेट्स थे उनका कहना था नहीं, हम लोग प्रेयर, पिटिशंस, मेमोरियल्स और बेसिकली रिजोल्यूशन ला के असेंबली में ऐसे चेंज करेंगे। मतलब देखिए, आपको पता होगा कि एक होता है मूवमेंट, एक होता है रिवॉल्यूशन, दोनों में चेंज होता है। तो ये जो है ना, ये मूवमेंट लाना चाहते थे, जो मॉडरेट्स ये मूवमेंट लाना चाहते थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। तो मूवमेंट और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर होता है? अगर सिस्टम में अगर आप कोई चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो वो मूवमेंट हुआ, और अगर आप सिस्टम को ही चेंज कर दिए तो वो रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आप समझ गए ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की बात करें तो इसको फॉलो किया गया था हमारे मॉडरेट्स जो नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा, और ये बेसिकली प्रभावित थे लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से। ठीक है, क्योंकि लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से प्रभावित है, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इसने अपनाया। तो इनका क्या बोलना था कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन या वायलेंट में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें एक स्कॉलर हैं जैसे गोखले साहब जो हैं, इलाहाबाद सेशन हुआ था 1907 के आसपास, उसमें इन्होंने बताया कि हम जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं हमारे, वो हम असेंबली में रिजोल्यूशन लाएंगे, उसके थ्रू लाएंगे, मेमोरियल्स डालेंगे, पिटिशन प्रेयर्स के थ्रू ही हम लोग चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये अर्ली नेशनलिस्ट का एक थोड़ा एजेंडा था। ठीक है ना, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड आउट किया। गोल था क्या? गोल स्वराज था। ठीक है, देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट है उसका भी गोल वही है। ठीक है, और जो मॉडरेट्स हैं उनका भी गोल स्वराज ही है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, लेकिन एक मॉडरेट्स हैं जो कि थोड़ा अलग सोचते हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा एक्सेप्शन है इसमें। अर्ली मॉडलिस्ट में जैसे दादा भाई हमारे हैं, दादा भाई नरोजी साहब, ज्योतिबा फूले सब हैं। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अर्ले जो मॉडरेट्स हैं उन्होंने यही मेथड क्यों अपनाया? देखिए, इसके 2 रीजन हैं। एक तो आइडियोलॉजिकल रीजन है और दूसरा सिचुएशनल रीजन। आइडियोलॉजिकल रीजन आपको पता है कि ब्रिटेन में जो है ना उस समय ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आया था, और उस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से वहां की जो इकोनॉमी थी, वहां में ब्रिटेन में काफी प्रोस्पेरिटी आई थी। तो इन चीजों को देखकर हमारे जो थिंकर्स, हमारे जो अर्ली मॉडरेट्स थे, वो काफी प्रभावित हुए तो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से। और यहाँ तक कि इसमें ज्योतिबा फुले ने कहा था कि ब्रिटिश राज जो है पेशवा राज से कहीं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, दादा भाई ने क्या कहा था कि जो ब्रिटिश है वो जस्टिस लिविंग पीपल है।
ठीक है, वो रूल एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऑलराइट, और द थिंग इज व्हाट, आप जानते हो सिचुएशनल रीजन क्या है। सिचुएशनल रीजन है कि देखिए सिचुएशन उस समय नहीं था कि देखिए समाज जो था ना, अभी सोसाइटी उतना अवेयर नहीं थी, ठीक है, रेडी भी नहीं थी, ठीक है। तो गोखले साहब का ये कहना था कि टाइम अभी राइट नहीं है डायरेक्ट एक्शन के लिए, इसके लिए बहुत सारे इमेंस प्रिपरेशन की बहुत जरूरत है, ठीक है ना, मासेस अभी रेडी नहीं है। तो ये सही बात भी है, ठीक है ना। आप अगर रिवॉल्यूशन लाना चाहते हो ना, तो आप 1000 से नहीं ला सकते, आपको मासेस चाहिए, ठीक है ना, और कंप्लीट मास चाहिए, सपोर्ट चाहिए उनका, वो रेडी होना चाहिए, उनके लिए एक लीडर होना चाहिए। पॉपुलर लीडर तो था, लेकिन सिचुएशन उस तरह का वहां पे अभी नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो ये दो रीजन है, आइडियोलॉजिकल रीजन है और सिचुएशनल रीजन, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म भी हुआ है इसका, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म कौन करेंगे बताइए आप? बेसिकली क्रिटिसिज्म मॉडरेट्स का कौन करेंगे? एक्सट्रीमिस्ट ही करेंगे। तो उसमें तिलक साहब है, तिलक साहब ने कहा कि भाई देखिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम चेंजेस, डिजायर्ड चेंजेस लाएंगे पिटीशन के थ्रू, पेयर्स के थ्रू, रिजोल्यूशन के थ्रू, ये अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट है और ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है। आप पिटीशन प्रेयर डालते रहो, वो आपकी सुनने वाले है नहीं। घोष साहब ने कहा कि जो मॉडरेट्स के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी दिवाला निकल चुका है, मतलब उन्होंने सिंपल कहा कि ये इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है मॉडरेट्स का, ठीक है। और नेहरू साहब, बहुत लोग कहते हैं कि नेहरू जी लिबरल है, लेकिन आप इन्होंने क्या कहा पता है? बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि देखिए हमें ना कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश खुद अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो करेंगे? और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ठीक बात भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा मॉडरेट्स का था। अब थोड़ा सा असेसमेंट कर लेते हैं। देखिए बिपिन चंद्रा का कहना है कि जो मॉडरेट्स हैं वो इस मास स्ट्रगल को कैरी नहीं कर पाए, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने आइडियोलॉजिकल बेसिस पे बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना। जैसे दादा भाई नरोजी ने या सीआर दास ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लाया, उसने बताया कितना पैसा जो है इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है ना। 1903 के आसपास जो है वो 54 करोड़ के आसपास चला गया था, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी लोगों को ये अवेयर कर दिया था कि कैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश कर रहा था। तो भले वो मास स्ट्रगल कैरी नहीं कर पाए हो, लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पे उन्होंने एक स्ट्रगल से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये असेसमेंट है जो बिपिन चंद्रा के द्वारा हुआ है। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड थोड़ा देख लेते हैं। आपको पता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड कौन फॉलो करेंगे? एक्सट्रीमिस्ट फॉलो करेंगे। उसमें हमारे लाल बाल पाल आएंगे, आपको पता है ना, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पर, इसको ट्रायो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इनका भी गोल स्वराज ही था, स्वराज ही चाहिए। लेकिन जो घोष साहब थे वो भी एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन घोष का मानना था, तभी से शुरुआत से वो मानते थे पूर्ण स्वराज। देखिए 1920 आज जब लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, वहां पे बोला गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन ये बात 1995 के आसपास जो है वो घोष साहब बोल देते थे कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्वराज, आई एम इन द फेवर ऑफ पूर्ण स्वराज, ठीक है। लेकिन लाल बाल पाल का मानना नहीं था, इनका मानना था कि हमें स्वराज फिलहाल के लिए चाहिए। लेकिन घोष साहब इसमें बिलीव नहीं करते थे। अगर आप डिफरेंस देखोगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, तो दो चीज का है। स्वराज का पेस को लेकर के कैसे कि एक ग्रेजुअली चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से चाहते थे, धीरे धीरे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से है तो धीरे धीरे आएंगे ना, और एक इमीडिएटली डायरेक्ट एक्शन के थ्रू चाहते थे। बस पेस, स्वराज के पेस को लेकर थे, कौन की थोड़ा स्पीडनेस में था, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट राइज क्यों हुए, ठीक है ना, आप देखोगे तो उनका कारण रहा है कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि मॉडरेट्स का अचीवमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा हो। मॉडरेट्स हैव नो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, दैट्स व्हाई दिस कॉज द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। और हाउएवर देखिए कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट 1899 के आसपास, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 के आसपास, ये मॉडरेट्स के कारण ही आया था। लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था, ठीक है, सिचुएशन बहुत टेंस हो रहा था, ठीक है। कहीं ना कहीं जो एंटी ब्रिटिश फीलिंग वहां पे उठ रही थी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश का जो एटीट्यूड रहा है फैमिन्स के, और जब एपिडेमिक फैला है, ठीक है ना, बंगाल में जब फैमिन आया है, तो उस समय जो उनकी एटीट्यूड रहा है, तो उनसे कहीं ना कहीं एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है वो फ्यूल हो रही थी। और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तब तो इसको कहते हैं ना कि वही फाइनल ब्लो था, अब तो हो गए ही आर पार के, ठीक है।
तो ये कॉज था बेसिकली, ठीक है। कॉज कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट। तो प्रेसिपिटेटरी फैक्टर जो तो पहले से थी, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं था, ठीक है। अगर इसका असेसमेंट आप करोगे तो इसका असेसमेंट आप कर सकते हो कि देखिए मॉडरेट्स मेथड ने क्रेडिबिलिटी को लॉस्ट किया, तभी तो एक्सट्रीमिस्ट आए, ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट जो है इसका फाउंडेशन, एक दिस इज द फर्स्ट फाउंडेशन फॉर स्वदेशी मूवमेंट, जहां से एक्सट्रीमिस्ट राइज हुए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट टॉपिक है ये मास सत्याग्रह, ठीक है। ये मास सत्याग्रह में हम बेसिकली बिपिन चंद्रपाल ने कहा है कि जो बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए ना, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए, ब्रिटिश रिवॉल्यूशन हुए, रशियन रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन हुए, उनमें से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये यूनिक है। कैसे? क्योंकि ये इट वाज द लार्जेस्ट मास मूवमेंट, राइट। और एक मतलब लॉजिकल एंड तक पहुंचा, भारत को आजादी मिली, तो कहीं ना कहीं, और अभी भी आप कहीं ना कहीं इस मूवमेंट का, जो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके अभी भी तुम इसको फील कर सकते हो आप, ठीक है ना। वी स्टिल फील द वार्मथ ऑफ मूवमेंट। तो मास मूवमेंट को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक पार्ट है आपका कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड, एंड सेकेंड इज प्रोट्रैक्टेड एंड ओवरनाइट। कंट्रोल जैसे इंडियन या रशियन या चाइनीज, ये मूवमेंट को कंट्रोल किया था वहां कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ठीक है। और अनकंट्रोल जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, उन्होंने जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया था। प्रोटेक्टेड क्या होता है, जैसे गांधीयन मूवमेंट है, इसको हम प्रोटेक्टेड कहते हैं, ये पेस धीरे धीरे, ठीक है। और ओवरनाइट जैसे रशियन और चाइनीज मूवमेंट को आप ओवरनाइट मूवमेंट कहते हो। बेसिकली मास मूवमेंट का डिवीजन था, आप थोड़ा देख लो, सिंपल है, ओके। गांधी जी के बारे में थोड़ा सा आप देखो क्या है। ही वॉज द ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट हु हैज नेवर कैप्ट और लेफ्ट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ अपोनेंट। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो बॉल को कभी भी दूसरे के फील्ड में नहीं जाने देते थे, ठीक है। जब भी मास मूवमेंट होता था तो वो एक्टिव फेज होता था, जैसे देखता था कि मोराले डाउन हो रहा है, लोग थक रहे हैं, तो मूवमेंट को रोक दिया जाता था, ठीक है ना। ये आगे जाके मैं बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे उन्होंने एनसीएम को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। चोरा चोरी के एक्सीडेंट के कहा जाता है, चोरा चोरी एक्सीडेंट हुआ इसलिए रोक दिया, बात सही है, लेकिन इसके पीछे स्ट्रेटजी कुछ और रही है, ठीक है। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो एक्टिव फेज में मूवमेंट होता था और पैसिव फेज में लोग जो है वो रेस्ट लेते थे, मॉरल को और अप किया जाता था, ठीक है। तो लोग तैयार होते थे, ठीक है। तो गांधी जी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, और इनके ऐसा कहा जाता है कि गांधी से बड़ा स्ट्रैटेजिक लीडर और कोई हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो वो प्रोएक्टिव थे रादर देन रिएक्टिव, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, एनसीएम को, जो 1920 से 1922 के आसपास हुआ था। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको, अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ऐप जाइए, वहां पे आप सर्च कीजिए सोहल IAS, और वहां से आप इस वीडियोस के पीडीएफ आप डाउनलोड करते। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, ठीक है। और अभी के लिए थैंक यू, चलिए गुड नाइट।